हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। अभी का जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 1 तारीख से। तो अगर अभी तक आपने डेट शीट और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आपके रिलीज हो चुके हैं। और आपकी अभी एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैम डेट शीट दे दीजिए। तो डेट शीट वेबसाइट पर है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम तो आपकी जो तैयारी करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी सब्जेक्ट से, उनकी तैयारी कर रहा है। पहले हमने बुक अपलोड की है, उसके बाद आपके जो है क्वेश्चन पेपर भी धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर दोनों के ही हम क्वेश्चन बैंक और साथ में आपके जो प्रीवियस आपके जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो बताए हैं, और साथ में आपके जो आने वाले हैं एग्ज़ाम में बुक में से वो सारा हमने डिटेल यूनिट वाइज समझाई हैं। तो हिंदी का आपका कंप्लीट हो चुका है, हिंदी 201 और 202 अपलोड हो चुका है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। साथ में पॉलिटिकल का आपका जो है 201 अपलोड हो चुका है, अभी 202 रह गया है। हिस्ट्री का हम पहले यानी कि इतिहास का आपका 201 202 पहले अपलोड किया था, अब आपके लिए लेकर आए हैं 201। चलिए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट पेपर। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे तब तक आपके जो हैं अच्छे से तैयारी हो पाएगी हिंदी मिरर की तरफ से। और कमेंट बॉक्स में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज सेंड कीजिए कि आपको और किस तरह का कंटेंट हिंदी मिरर की तरफ से हेल्प कर सकता है, वो आप ज़रूर बताएं। और साथ में वीडियो शुरू होने वाली है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को। अपने जो साथी हैं बीए सेकेंड ईयर के, तो उनके लिए शेयर कीजिए और सभी की केयर कीजिए। ज़रूरी है कि जब आप शेयर करेंगे तो आपका जो ये शेयर वाला सिस्टम है ये सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा, जितने भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीए सेकेंड ईयर कर रहे हैं। बहुत सौ के पास अभी तक बुक भी नहीं है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी आपके थ्रू। जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। चलिए, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, सीधे सीधे यहाँ पर यूनिट नहीं देखेंगे, यूनिट के जो टॉपिक हैं उन पर चलते हैं। यहीं से आपको क्वेश्चंस बताने शुरू करते हैं। ये वैसे आपका सारा जो है इंडेक्स है, इसको आप चेक कर सकते हो। इंडेक्स में कितनी यूनिट है आपकी? 7 यूनिट है, ठीक है। 7 यूनिट के हिसाब से कितने सारे हर यूनिट में आपके 6 7 टॉपिक हैं। तो हम सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं। यूनिट 1 पहला है आधुनिक भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आपके कैसे निकल कर आएंगे, पहले देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक स्रोत, इसको पढ़ लीजिए। सरकारी रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिए। भारतीय पुनर्जागरण के स्रोत, इनको पढ़ लीजिए। ये 3 ही टॉपिक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपका निकलेगा। चलते हैं अब सेकंड यूनिट पर, क्योंकि हम टॉपिक वाइज आपको बता रहे हैं कि आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और यहाँ से आपके प्रश्न निकलेंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास एवं इतिहास लेखन का औपनिवेशिक मत, ठीक है। इसमें हमें देखना है, एक तो प्राच्यवादियों द्वारा भारतीय अतीत की खोज और एक उपयोगितावादी इतिहास लेखन। ये 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके। और साथ में आरंभिक 20वीं शताब्दी का साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, ये 3 इतिहास लेखन आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। यूरोपीय लेखन को भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। चलते हैं अब आगे आपके नेक्स्ट यूनिट पर, कौन सी यूनिट है और कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक है, और साथ में वहाँ पर क्वेश्चन कैसे हैं आपके, देख लीजिए। तीसरी यूनिट आपकी स्वातंत्र्य पूर्व भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, आरसी दत्त एवं दादा भाई नौरोजी। ये आपकी जो यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस यूनिट से 100% प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा प्रश्न आपका निकल कर आ सकता है। एक तो आप दादा भाई नौरोजी का आर्थिक दोहन का सिद्धांत, आरसी दत्त आर्थिक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, दोनों को तैयार कर लीजिए। दोनों टॉपिक में से 100% आपका एक टॉपिक ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी यूनिट यानी कि फोर्थ यूनिट, नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है? नेक्स्ट यूनिट है आपकी भारतीय इतिहास लेखन में अधुनातन प्रवृत्तियाँ। अधुनातन यानी कि जो नहीं है, आधुनिक वृत्तियाँ हैं। एक तो परंपरावादी, संप्रदायवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी।
चारों ही प्रवृत्तियाँ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चारों ही को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि चारों में से ही क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ये रही आपकी चारों को अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मार्क्सवादी जाता है और राष्ट्रवादी जाता है। दो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है यहीं से आपका प्रश्न बन जाए, तो चारों को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट आपका यूनिट जो बनेगी, नेक्स्ट यूनिट आपके निकल कर आ रही है यूरोपीय प्रतिस्पर्धा एवं ब्रिटिश उच्चता। तो यहाँ पर हमने देखना है कि क्वेश्चन आपका ये जो है यूनिट यानी कि खंड ब्लॉक यानी कि खंड 2 है। अब खंड 2 में जितनी भी इकाई हैं 1 2 3 4 यहाँ पर यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर टॉपिक क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक तो डचों की सफलता के कारण और असफलता के कारण, पुर्तगालियों का आगमन उनकी असफलता के कारण। ठीक है, ये दो टॉपिक जरूर कर लीजिए। और साथ में यहाँ पर आपको करना है फ्रांसीसियों का आगमन। ये 3-4 टॉपिक हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इनके चिरपी नोट्स बनाइए। चिरपी नोट्स का मतलब होता है या तो आप पॉइंट्स में बना लीजिए नोट्स, या फिर जैसे 1-2 पेज में आपका आंसर जाता है तो उसको आप शॉर्ट करके 1 पेज में निकालें, उसको हम चिरपी नोट्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपकी जो यूनिट 2 है खंड ख में, आंग्ल फ्रांसीसी स्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं छोड़ें, क्योंकि चाहे आप गो थ्रू करें, यानी कि एक बार पढ़ जरूर लें हर यूनिट को। इम्पोर्टेंट जहाँ जहाँ मैं बताती जा रही हूँ उनको करते जाइए, क्योंकि आपका अगर आपने हिंदी मिरर की तरफ से अच्छे से तैयारी की है तो कुछ नहीं तो आपके 60 to 70 अबाव आराम से आएंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या बनेगा देख सकते हैं। कर्नाटक युद्ध से संबंधित पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, अडियार का युद्ध पढ़ लीजिए। और यहाँ पर आप द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे। ये 3-4 टॉपिक हैं, इस यूनिट में से आप अच्छे से कवर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। क्या निकल कर है आपकी, अब है यहाँ पर बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और द्वैत शासन। यहाँ से 100% आपका प्रश्न बनेगा। द्वैत शासन से संबंधित हमेशा प्रश्न बनता है हिस्ट्री में। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनेगा। यहाँ पर सिराजुद्दौला व अंग्रेज के बीच टकराव और कालकोठरी घटना तथा उससे जुड़ी सच्चाई, लेकिन इसको आप जरूर कर लीजिए। प्लासी का युद्ध 100% कर लीजिए। बक्सर का युद्ध 100% कर लीजिए। बंगाल में द्वैत शासन 100% कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, इस यूनिट में से नहीं छूटेगा। इस यूनिट में से ज़रूर क्वेश्चंस बनेगा आपका। मैं ये भी बताती चल रही हूँ कि कौन सी यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेज और मैसूर राज्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए यूनिट। यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ लीजिए। प्रश्न यहाँ से भी 100% आपका निकलेगा। अब आते हैं आगे। अब आप सोच रहे होंगे मैडम तो सारे नहीं बता रही हूँ, यूनिट बहुत सारा सिलेबस है। मैं आपको वही बता रही हूँ जिनके आपके 100% चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। चलिए अब देखते हैं अंग्रेज और मराठे। यहाँ पर जो आपका ये खंड है, पहले खंड चेक कर लेते हैं। ये खंड 3 है, औपनिवेशिक विस्तार। इसमें यूनिट ली गई हैं 4। पहली यूनिट है अंग्रेज और मराठे, यहाँ से क्वेश्चन देखना है। तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसके जो टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ऊपर वाली यूनिट पढ़ लीजिए या फिर ये पढ़ लीजिए। ये आपको वैसे ही है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा खाली युद्ध के बारे में पूछा गया है, यहाँ थोड़ा डीपली पूछा गया। तो आप दोनों में से कोई सी एक यूनिट अच्छे से कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है खंड 3 में, क्योंकि खंड हम 2 कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी लेंथी यूनिट है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बर्मा के साथ अंग्रेजों के संबंध, यहाँ पर प्रश्न कैसे निकल कर आ सकता है। एक तो आप कर सकते हैं इसमें यानडबू की संधि। ठीक है, बर्मा युद्ध के परिणाम आप भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो आपका तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है, इसको आप पढ़ लीजिए। विलय के बाद बर्मा की स्थिति, इसको भी आप पढ़ सकते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट आपकी यूनिट पर। कौन सी यूनिट है आपकी? 3 हो चुकी हैं खंड 3 में से। चौथी यूनिट कौन सी निकल कर आ रही है उसको हम चेक कर लेते हैं। 4th यूनिट में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी यूनिट चल रही है आपकी। तो यहाँ पर हमने चेक करने हैं सिंध की विजय, कौन से प्रश्न बनेंगे यहाँ पर सिंध की विजय में। एक तो आपको 19वीं सदी में सिंध के संबंध में अंग्रेज़ों की नीति, ठीक है, अंग्रेज सिंध विजय के कारण भी आप पढ़ सकते हो, और सिंध की विलय के आलोचना छोड़ दीजिए, यही 2 टॉपिक इसमें से आप तैयार कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं खंड 4 पर। खंड 4 में क्या है टॉपिक? आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय प्रतिक्रिया एवं प्रत्युत्तर। अब यहाँ पर भी 4 यूनिट है, चारों यूनिट में क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली यूनिट आपकी है 1857 का विद्रोह, उसके पूर्व का विद्रोह, उसके विद्रोह के कारण, प्रमुख नेता, घटनाएं, प्रसार, प्रकृति, असफलता, कारण, परिणाम। बहुत ही अच्छी यूनिट और बहुत ही उम्दा यूनिट। 100% क्वेश्चंस यहाँ से कुछ नहीं तो 3 से 4 तक आपके क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे। जो क्वेश्चन बता रहे हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एक तो आपको दीर्घकालिक कारण पढ़ने हैं। पहले यहाँ पर दीर्घकालिक कारण कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके 8 कारण दिए गए हैं। अब 8 के 8 तो आप नहीं पढ़ सकते। अब इसमें से हम देख सकते हैं कि हम कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से कर सकते हैं। एक तो परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश पढ़ लीजिए, राज्य हड़प की नीति और अवध का विलय पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यही 2 मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, बाकी आप जो है सबको गो थ्रू कर लेना। ये तो राज्य हड़प की नीति तो 100% कर लेना, ठीक है। एक छत्र राजनीति और प्रभुसत्ता बनाने का प्रयास भी हो सकता है, लेकिन ये तो आपका 100% बनेगा। अब आते हैं 1857 का विद्रोह। इसमें आपके टॉपिक है 3 टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। 3 टॉपिक में आपको कौन कौन सा लेना है? मेरठ छावनी में विद्रोह, विद्रोह का क्षेत्रीय तथा सामाजिक विस्तार। अब यहाँ पर है विद्रोह का नेतृत्व तथा विभिन्न केंद्र। कौन कौन किसने जो विद्रोह हुआ था ये, तो यहाँ पर किसने नेतृत्व किया और कहाँ किया, ये केंद्र मतलब कहाँ किए गए, तो इसमें हमें बताना है। तो सभी को इसमें गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन जो आपका इसमें बनेगा क्वेश्चन, एक तो नाना साहब तात्या टोपे बन सकता है, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और आपका खान बहादुर खां। बाकी सबको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आपकी नेक्स्ट यूनिट कौन सी है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वहाँ पर कौन से क्वेश्चन आपके निकलेंगे। औपनिवेशिक राज्य के उपकरण, सेना, पुलिस व कानून, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन में निकलेंगे आपके देखना है। तो यहाँ पर जो औपनिवेशिक भारतीय राज्य का स्वरूप, सिविल सेवा, ब्रिटिश राज्य का इस्पाती चौकटा, फिर इसके बाद न्यायिक व्यवस्था में आप पढ़ सकते हो ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के गुण और दोष। ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन जा सकता है। नेक्स्ट आपकी यूनिट जो बन सकती है उसमें हमने चेक करना है कौन से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये आपका आ गई है यूनिट आधुनिक भारत में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। ये इस यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ भी आपके 100% क्वेश्चंस निकलेंगे। एक तो आप ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय जरूर पढ़ लीजिए। विधवा, ये यूनिट तो ऐसी है कि इसमें आप कुछ भी ना छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपको कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें से करने हैं। तो एक तो आप आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इसे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप छोड़ेंगे, यहाँ तक तो आप सारा ही पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट खंड से आपकी पहली यूनिट भू राजस्व व्यवस्था एवं वन नीति। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। पहले है आपका ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के प्रकार। अब यहाँ पर क्या टॉपिक हैं इस वाले में? स्थानीय बंदोबस्त का प्रभाव मूल्यांकन, स्थानीय बंदोबस्त का क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जाएगा। स्थायी बंदोबस्त हर बार पूछा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था भी हर बार पूछा जाता है, महलवाड़ी व्यवस्था भी हर बार पूछा जाता है। कुछ मत छोड़िए इस वाली यूनिट में से, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से 100% आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सारी ये व्यवस्था पूछी जाती हैं। अब आते हैं वाणिज्यकरण, ऋणग्रस्तता एवं अकाल। क्या है वाणिज्यकृत फसलें? एक तो सिल्क अथवा चाय, अफीम, नील, सब के बारे में अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी इसमें से पूछ लेंगे वो।
फिर यहाँ पर है ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता के कारण और इसके प्रभाव अच्छे से पढ़ लीजिए। अकाल के बारे में, अकाल के उत्तरदायी कारण, इसका प्रभाव पढ़ लीजिए। बस इतना ही आप इसको कर लीजिए। देख लेते हैं अब नेक्स्ट यूनिट में क्या टॉपिक है। एक यूनिट हो चुकी इस खंड की। देख लेते हैं आगे कितना आपका बन रहा है, कौन सी यूनिट निकल कर आएगी। तो यहाँ पर जो आपको करना है नेक्स्ट यूनिट में इकाई 3 ग्रामीण समाज परिवर्तन और निरंतरता। ठीक है, इसमें देख लेते हैं परिवर्तन व निरंतरता। इसको आप राजनीति में परिवर्तन की निरंतरता, समाज व संस्कृति में परिवर्तन व निरंतरता। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। अब आगे आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। कौन सी यूनिट आपकी है देख लेते हैं उसको। लास्ट यूनिट है शायद इस बार आपकी, ये चेक कर लेते हैं एक बार आपकी यूनिट कौन सी यूनिट है, किस तरह से क्वेश्चन निकलेंगे। अब आपका ये आ गया है खंड 6। हमने बताया था खंड 7 है, इसमें से अलग अलग आपके जो हैं प्रश्न यूनिट वाइज निकल कर आएंगे। इसमें भी आपकी 4 यूनिट है, तो चारों यूनिट को ही हम चेक करेंगे सीधा। पहला है शिक्षा, घरेलू एवं आधुनिक शिक्षा और उपनिवेशवाद पढ़ लीजिए। बस मुझे लगता है इतना ही। और आधुनिक शिक्षा का विकास ये पढ़ लीजिए। इसमें 2 ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक हैं भाई। चलिए चेक कर लेते हैं और आगे भी कौन कौन से। एक चार्ल्स वुड का डिस्पैच, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बस यही, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग यही, और वृद्धा योजना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, बस ये 3-4 आयोग हैं, ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और वृद्धा भी आप पढ़ लीजिए। 3-4 आयोग हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न जो ज़्यादातर बनते हैं यहीं से आपके बनते हैं प्रश्न। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है उसको हम चेक करते हैं और प्रश्न वहाँ से किस तरह से बनेंगे उसके प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक अभी नहीं आया है, आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। बहुत लेंदी यूनिट है, चेक करना पड़ेगा। चलिए आ गई है। यहाँ पर आधुनिक उद्योगों की समृद्धि क्या है, इसकी उद्योगों की जो समृद्धि है क्या है, इसमें देखना है। साम्राज्यवाद का काल, तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, वाणिज्यवाद है उसके चरण पढ़ लीजिए। और वित्तीय पूंजीवाद का काल पढ़ लीजिए। यहाँ पर औद्योगिक पूंजीवाद का उदय और औपनिवेशिक काल में प्रमुख उद्योग, जूट उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात, इन तीनों को गो थ्रू अच्छे से कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट क्या है आपकी, तीसरी यूनिट तो हो चुकी है, 4th यूनिट में देख लेते हैं। क्योंकि हर खंड में से 4-4 यूनिट ली गई हैं, तो 4th यूनिट में देख लेते हैं क्या आपके क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। पहले यूनिट का नाम चेक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। प्रेस एवं समाचार पत्र। प्रेस व समाचार पत्रों पर कंपनी की नीतियाँ, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, वैसे तो ये चारों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो अनुज्ञप्ति नियम और अनुज्ञप्ति नियम, ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिए। ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। और प्रेस अधिनियम भी पढ़ लीजिए। अब आते हैं आगे दूसरे टॉपिक पर। स्वतंत्र भारत में प्रेस नीति, समाचार पत्र जांच समिति, समाचार पत्र अधिनियम, आपत्तिजनक विषय, प्रथम प्रेस आयोग, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको पढ़ लीजिए। और मराठी प्रेस, कांग्रेस और प्रेस के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी यूनिट है आपकी और यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस आपके निकल कर आएंगे। क्योंकि ये तो आपका खंड कंप्लीट हो चुका है, अब आ चुके हैं हम 7वें खंड पर। क्योंकि मैंने बताया था इसमें 7 खंड हैं और 7 खंड में अलग अलग यूनिट से आपके प्रश्न बनेंगे। सीधे सीधे यूनिट पर चलते हैं। फर्स्ट यूनिट है चौथ, सरदेशमुखी, महाराष्ट्र धर्म, अष्टप्रधान, सेना करते, पेशवा, छत्रपति, हिंदू पद्मा पातशाही, मराठा संघ, देशमुख। अब यहाँ पर ये सारे ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे इसमें से आपको देखना है किस किस के बनेंगे, इनके बारे में क्या पढ़ना है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इनके पहलू आपको पढ़ने हैं। और अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा हैं, 10 है, 10 के 10 कैसे पढ़े जाएंगे। तो अगर 10 के 10 आपको नहीं पढ़ने हैं तो इसमें से आपको हम बता दें, एक तो आप अष्टप्रधान पढ़ लीजिए, पेशवा पढ़ लीजिए, मराठा राज्य संघ और देशमुख। मतलब यहाँ ये तो इतना तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी हमेशा बनते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट पर। कौन सी आपकी यूनिट है, कौन सी यूनिट है और प्रश्न वहाँ पर आपके किस तरह से निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी।
अब यहाँ पर आ चुके हैं महाजनी, ब्लैक होल, दस्तक, भूस्वामी, रैयत, डिले, ठगी प्रथा, गोद प्रथा, निस्यंदन का सिद्धांत। अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक। एक तो आप ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए, ब्लैक होल वाला कर लीजिए, ठगी प्रथा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप रैयतवाड़ी भी कर लीजिए। ये टॉपिक तो 3-4 टॉपिक हैं, इनको ज़रूर कर लीजिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक आपको सही लग रहे हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप 4 टॉपिक तो ज़रूर कर लीजिए। अब मैं सिर्फ यहाँ पर टॉपिक ही बताऊँगी। पुनर्जागरण, अंधविश्वास, थियोसॉफिकल सोसाइटी, शुद्धि आंदोलन यानी कि शुद्धि आंदोलन, देवदासी, वुड डिस्पैच, सिविल सेवा, गवर्नर जनरल। अब यहाँ मैं बता देती हूँ प्रश्न कहाँ से बनने के चांसेस हैं। एक तो पुनर्जागरण से, एक थियोसॉफिस्ट से, और आपका वुड डिस्पैच, और आपका ये तो 3 तो ज़रूर कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आप शुद्धि और सिविल भी कर सकते हैं। अब आते हैं आपकी 4th यूनिट पर। 4th यूनिट में हम सीधे सीधे टॉपिक देखेंगे। टॉपिक में से बता देते हैं कि ये टॉपिक तो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। 4th यूनिट कहाँ गई? ये शायद ऊपर ही हो चुकी है आपकी 4th यूनिट। चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन सी थी आपकी 4th यूनिट में भी। यहाँ पर आपकी 4th यूनिट ही थी, वो 4th यूनिट ही थी आपकी 7वें खंड की, जो अभी हमने आपको बताई थी कि इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 4th यूनिट ही थी। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, जाते जाते कर दीजिए, और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स को। आप शेयर करते हैं तो किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए अपनी।